प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट का हालात आज भी अच्छा नहीं है, खासकर मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप। तो इस वीडियो में मैं 3 पॉइंट्स को कवर करने जा रहा हूं। नंबर 1, वो कौन से इवेंट्स हो सकते हैं जिसके कारण नियर फ्यूचर में इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे फ़र्क पड़ सकता है। नंबर 2, एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताऊंगा जिसका लास्ट 1 ईयर का रिटर्न अबाउट 15,000% का है। कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए अगर आपने ऑलरेडी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है, और अगर किया है तो आपका रिटर्न कैसा आया है। और नंबर 3, कुछ दिनों पहले ही मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था कि जो डर गया वो मर गया शेयर बाजार में ना, स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद उसे उन्होंने गलत से समझ लिया, तो इसलिए नंबर 3 पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा ना, इसके अपोजिटली एक पॉइंट कवर करूंगा कि डरना जरूरी है स्टॉक मार्केट में। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो एज ऑलवेज पूरा वॉच करें, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले देख लेते हैं कि वर्ल्ड मार्केट्स में क्या चल रहा है। स्टार्ट करेंगे इंडियन मार्केट से। तो यहाँ पे देखिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप। तो यहाँ पे अगेन सेम स्टोरी ना, कई दिनों से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, यहाँ भी देख सकते हैं हालात ख़राब है यहाँ पे, और ये अभी आने वाले समय तक और चलता रहेगा। नियर फ्यूचर में तो नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। इसके बारे में अगेन आगे हम डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड मार्केट्स देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे यूएस का मार्केट अगर आप देखेंगे तो यूएस का मार्केट का तो परफॉर्मेंस ठीक रहा है। मतलब यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिविटी आया है कि ट्रंप ने बोला है कि हम रेट कट और ज़्यादा करेंगे। मतलब रेट कट तो ऑफ कोर्स वहाँ का सेंट्रल बैंक करेगा, लेकिन ट्रंप आपको पता है कुछ भी बोलते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, रेट कट हम जल्दी ही कराएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा पॉजिटिविटी वहाँ पे इसके कारण आपको दिख रहा है। उसके बाद एशियन मार्केट्स देखिए, यहाँ भी आपको पॉजिटिविटी दिख रहा है, ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियन मार्केट। उसके बाद हांगकांग का मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। चाइना का मार्केट भी ऊपर है। और देखिए अब इसके अलावा 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स ना, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए क्या चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट है, ये दोनों हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। नंबर 1 है बॉन्ड्स। यूएस का 10 ईयर जीसेक का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। ये देखिए ऊपर चला गया है ना, 4.8 गया, उसके बाद फिर ना 4.55 के आसपास गया। अब देखिए फिर से ये ऊपर जा रहा है, 4.61 से भी ऊपर चला गया है। कुछ समय पहले मैंने देखा था ना, ये 4.63 चला गया था। तो यहाँ पे देखिए सरप्राइजिंग है ना, ट्रम्प बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कट होगा, जल्दी ही होगा, ठीक है। जब इंटरेस्ट रेट कट होगा तो आइडली इस 10 ईयर जीसेक को नीचे जाना चाहिए, लेकिन ये नीचे नहीं जा रहा है, ये तो ऊपर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट बॉन्ड मार्केट ट्रंप क्या बोल रहे हैं उसको सीरियसली नहीं ले रहा है, ठीक है। शेयर मार्केट टू सम एक्सटेंट पॉजिटिवली ले रहा है, इसके बारे में अगेन आगे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बॉन्ड मार्केट उनको सीरियसली नहीं ले रहा है, इसलिए ज़्यादा है ना। मतलब अगर बॉन्ड मार्केट को लगे नहीं इंटरेस्ट रेट कट होने ही वाला है और रेट कट होगा, तो ऑफकोर्स ये नीचे आएगा। ये ऊपर इसीलिए जा रहा है क्योंकि ये तो 4% से नीचे चला गया था। ऊपर इसीलिए जा रहा है क्योंकि बॉन्ड मार्केट को लगता है कि भाई इंटरेस्ट रेट कट यहाँ से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, खासकर ट्रंप के पॉलिसीज़ के कारण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के कारण अगर आप इंडिया का बॉन्ड देखेंगे ना, 10 ईयर जीसेक, तो इंडिया का जीसेक भी ऊपर चला गया। देखिए 6.82% चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान में रखें कि जैसे जैसे यूएस का जो 10 ईयर जीसेक है ना वो ऊपर जाएगा, इंडिया का भी ये बॉन्ड डील थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा। तो अगर वो 5% या उससे क्रॉस करता है अगर 10 ईयर का जीसेक यूएस का, तो आप देखेंगे इंडिया का भी 7% के आसपास चला जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारे लिए पॉजिटिव है वो है ब्रेंट क्रूड का प्राइस। क्रूड ऑयल हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो जितना नीचे आएगा हमारे लिए पॉजिटिव है, और ये फाइनली हमारे लिए पॉजिटिव दिख रहा है। इसके बारे में पहले मैंने आपको बताया था ना, ब्रेंट क्रूड का प्राइस मोस्टली कंट्रोल में रहेगा ट्रंप के आने के बाद, बहुत ज़्यादा ऊपर शायद ये नहीं जाए, और 78 के आसपास आ गया है ना, 85 के आसपास चला गया था, 78, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में थोड़ा बहुत और गिरावट आ सकता है, ठीक है। तो ट्रंप को एटलीस्ट इसका क्रेडिट जाता है, हमारे लिए अच्छा है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंटर जो कि मैं हमेशा आपसे डिस्कस करता हूँ ना, यूएस का डॉलर इंडेक्स, तो ये भी देखिए नीचे आ रहा है, जो कि अगेन पॉजिटिव है, ठीक है। ये 108 से भी नीचे आया है, 110 के आसपास चला गया। मैं तो रेगुलरली आप लोग को दिखाता हूँ, 110 के आसपास चला गया था, अब ये घट रहा है, 108 से नीचे चला गया। और इसीलिए अगर आप रुपी देखें ना, रुपी डॉलर का आज कन्वर्जन रेट, तो वो भी आपको थोड़ा स्ट्रांग हुआ है, रुपी ना 86.20 चला गया है। देखिए ये सभी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट का अच्छा आइडिया चाहिए ना, क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या हो सकता है,
तो इन चीज़ों बेसिक चीज़ों को आपको समझना होगा। अगर इसका आपको अंडरस्टैंडिंग है ना, तो काफ़ी हद तक आपको समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है और आने वाले समय में क्या हो सकता है। देखिए, ये सब अंडरस्टैंडिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि मार्केट में आप लॉन्ग टर्म बने रहें, बीच में डर कर भागे नहीं। क्योंकि अगर आपको जानकारी नहीं होगा तो ऑफ कोर्स आप बीच में भाग जाएंगे ना, थोड़ा ही मार्केट गिरेगा भाग जाएंगे। अगर आपको अच्छी जानकारी होगी, अगर आपको समझ में आएगा मार्केट में हो क्या रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, चलो ये कुछ दिनों का हेडेक है, आने वाले समय में चीज़ें इंप्रूव करेंगे, तो आप मार्केट में बने रहेंगे। इसीलिए मैं हमेशा बताता हूँ मार्केट का बेसिक नॉलेज जरूर रखें। नाउ हम जान लेते हैं कि पूरा वर्ल्ड या फिर वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो फिलहाल कौन सा चीज़ का वेट कर रहे हैं, वो कौन सा इवेंट है जिसका वेट कर रहे हैं, और सिर्फ वेट नहीं कर रहे हैं बल्कि उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इवेंट है टैरिफ। देखिए, यूएस वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। वर्ल्ड की ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं यूएस में अच्छा खासा एक्सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यूएस टैरिफ लगाता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, ज़्यादातर कंट्रीज़ को प्रॉब्लम आएगा। और फिलहाल अगर देखें नियर फ्यूचर में ये सबसे बड़ा हेडेक है ज़्यादातर कंट्रीज़ के लिए, खासकर उन कंट्रीज़ के लिए जो कि यूएस को ज़्यादा एक्सपोर्ट करती हैं। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ का मतलब ये हुआ कि जैसे इंडिया को एक्सपोर्ट करना है कोई सामान यूएस को, ठीक है, और उस सामान का प्राइस 100 रुपीज़ है मान लीजिए, तो मान लीजिए ना ट्रम्प 10% का टैरिफ लगा देते हैं इंडिया के उस प्रोडक्ट पे। तो ये जो 100 रुपये का सामान पहले ना अमेरिका में 100 रुपीज़ का बिकता था, अब वो 10% टैक्स के कारण 110 रुपीज़ में बिकेगा। और ये जो 10 रुपीज़ का डिफरेंस है टैक्स है, ऑफकोर्स वो यूएस गवर्नमेंट को जाएगा, वहाँ उनको फ़ायदा हो रहा है। लेकिन इंडियन कंपनी जो कि पहले 100 रुपये में बेचती थी अब 110 रुपीज़ में बेचेगी, उसको तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, बहुत कम लोग अब खरीदेंगे। आप 100 रुपये का सामान 110 में बेचने लगोगे, अगर टैरिफ और ज़्यादा लग गया, 20-30% लग गया, चाइना पे बोल रहे हैं 60% लगा देंगे, तो अगर 100 रुपये का सामान आप 160 में बेचोगे तो नेचुरली बहुत कम लोग खरीदेंगे ना। तो ये उस कंट्री के लिए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ट्रम्प सोच रहे हैं कि भाई उनको तो थोड़ा रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है, लेकिन ट्रम्प को ये भी देखना है कि भाई उसके कारण आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा ना। सामान का कीमत अगर बढ़ेगा तो ऑफकोर्स आपके कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ने का भी रिस्क हो जाएगा। बट एनी हाउ, ये सब आगे हम और देखते हैं। तो देखिए, इंडिया में के साथ प्रॉब्लम क्या हो सकता है इसके कारण, सबसे पहले तो ये जानना है, क्योंकि इंडिया में ही हमने इन्वेस्टमेंट किया तो जानना पड़ेगा। ट्रम्प का बोलना है मेक इन यूएस, जैसे इंडिया में चल रहा है ना, करंट गवर्नमेंट बोल रहा है मेक इन इंडिया, तो उसी तरह से ट्रम्प का बोलना है मेक इन यूएस। इसलिए बोल रहे हैं कि भाई अगर तुम यूएस में बनाओगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे, तो यहाँ पे टैक्सेस आपको बहुत कम लगेंगे। वो बोल रहे हैं वर्ल्ड में जो सबसे कम टैक्स है ना, उस तरह का टैक्स मैं आपसे लूँगा, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन हाँ, अगर आप एक्सपोर्ट करोगे यूएस को तो मैं टैरिफ बहुत ज़्यादा लगा दूंगा, जहाँ की आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इंडिया पे क्या प्रॉब्लम आएगा, तो पहले ये डिटेल मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है ना। देखिए, अगर आप 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का डेटा देखेंगे ना, तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि भाई इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट्स है, टोटल एक्सपोर्ट्स, उसका अबाउट 18.5% यूएस को होता है। सो ऑलमोस्ट 20% के आसपास हमारा वहाँ एक्सपोर्ट। आप समझ सकते हैं अगर यहाँ पे टैरिफ अगर ज़्यादा लग गया तो हमें प्रॉब्लम होगा, ठीक है। 2023-24 का फिगर देखिए, हमने यूएस को एक्सपोर्ट किया था 77.52 बिलियन यूएस डॉलर्स के पास, जबकि इंपोर्ट किया है सर 42.19 बिलियन। तो यहाँ पे ट्रेड डिफिसिट था 35 बिलियन यूएस डॉलर्स के पास, ठीक है। और अभी तक का अगर इस फाइनेंशियल ईयर का डेटा देखेंगे, जो अभी तक का डेटा अवेलेबल है, उसमें हमने एक्सपोर्ट किया है अबाउट 60 बिलियन यूएस डॉलर्स का और इंपोर्ट किया है अबाउट 33.4 बिलियन यूएस डॉलर्स का। तो यहाँ पे भी ऑलरेडी ट्रेड डिफिसिट वो 26.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का हो सकता है, ठीक है। तो ट्रम्प को प्रॉब्लम यही है, ट्रेड डिफिसिट। वो बोल रहे हैं कि भाई हम तो तुम्हारा सामान बहुत खरीद रहे हैं लेकिन तुम मेरा सामान नहीं खरीद रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंडिया के पास ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे इतने सारे जो हमारा एक्सपोर्ट है उस पर अगर आप टैरिफ लगाओगे, यूएस लगाएगा, तो बिल्कुल प्रॉब्लम आएगा ना, हमारा जो भी एक्सपोर्ट है कम हो जाएगा, ठीक है। एक तो टैरिफ, तो सामान, क्योंकि अगर आप टैरिफ लगाओगे तो सामान का कीमत बढ़ जाएगा, यूएस के जो कंज्यूमर हैं या फिर जो कंपनीज हमारा सामान खरीदे वो कम कर देंगे, तो इंडियन कंपनीज को प्रॉब्लम हो जाएगा। यूएस ये जो टैरिफ लगाएगा उसके कारण किन किन सेक्टर्स को प्रॉब्लम हो सकता है, तो देखिए हमारा ज़्यादा एक्सपोर्ट जहाँ जहाँ हो रहा है उनको प्रॉब्लम होगा। लाइक टेक्सटाइल अच्छा खासा एक्सपोर्ट होता है, फार्मा एक्सपोर्ट होता है, आई में प्रॉब्लम आ सकता है, ऑटो में प्रॉब्लम आ सकता है, इन सेक्टर्स में, क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, अच्छा खासा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। और आईटी तो ऑफकोर्स H1B वीज़ा के लिए प्रॉब्लम चला है, तो देखिए ये सब प्रॉब्लम आ सकते हैं, इन सेक्टर्स में प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो इंडियन गवर्नमेंट कर सकता है कि यूएस पे जो हमारा डिपेंडेंस है, मतलब जो हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट थोड़ा कम कर लें और ये जो एक्सपोर्ट है ना दूसरे कंट्रीज़ में करने लगे,
ठीक है भाई, टैरिफ लगा रहा है, दूसरी जगह में एक्सपोर्ट करते हैं, ऑफ कोर्स इमीडिएटली होगा नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन ये एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि भाई हम भी टैरिफ लगा दें, कि भाई तुम मेरे ऊपर लगा रहे हो तो हम भी टैरिफ लगा देंगे। पहले भी हमने टैरिफ लगाया है, 2019 में यूएस ने इंडियन स्टील और एल्युमिनियम पे टैरिफ लगा दिया था, तो हमने भी वहाँ जो सेब आते हैं या फिर बादाम आते हैं या फिर मोटरसाइकिल्स आते हैं ना यूएस से, उस पर हमने टैरिफ लगा दिया था, इंडिया ने भी लगाया है। यही होगा, अगर ट्रंप लगाएंगे तो ऐसा नहीं है कि जो दूसरी कंट्रीज़ है वो छोड़ देंगे, ठीक है, ये भी ध्यान में रखें। ट्रंप लगाएंगे तो दूसरी कंट्रीज़ भी टैरिफ्स लगाएंगे और अननेसरी पूरे वर्ल्ड में इसके कारण प्रॉब्लम होगा, और जीडीपी ग्रोथ आप ओवरऑल देखेंगे ना, क्योंकि अगर ट्रेड अफेक्ट होगा तो बिल्कुल आपके जो ओवरऑल ग्रोथ है वर्ल्ड का वो भी निगेटिवली इम्पैक्टेड होगा, तो सबके लिए एक तरह से निगेटिव होगा। बट एनी हाउ देखते हैं क्या होता है। तो ये है। उसके बाद इंडिया और क्या कर सकता है कि भाई जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं यूएस से वो और बढ़ा दें, मतलब सीएनजी, क्रूड, आपने सुना होगा ना ट्रंप का जो फेवरेट डायलॉग है, ड्रिल बेबी ड्रिल, मतलब उनका बोलना है कि भाई यूएस में बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन करेंगे ना, जिसके कारण ओवरऑल इन्फ्लेशन को भी कम करने में मदद मिलेगा ऑयल, अगर आप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सेमीकंडक्टर या फिर डिफेंस और एरोस्पेस के बहुत सारे सामान वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट्स इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर ये सब करेंगे तो काफ़ी हद तक हमारा जो ना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो ये गैप आ रहा है ना 30-40 बिलियन यूएस डॉलर्स का, उसको हम कम कर पाएंगे। तो ट्रंप को यही चाहिए कि भाई इस गैप को तुम कम कर दो, उसके बाद मैं टैरिफ नहीं लगाऊंगा। तो अगर इंडिया ये सब कर पाता है तो मोस्टली ठीक होगा, और अगर नहीं कर पाता है, ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगे ना। अगर देखिए ऑलरेडी हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है, तो यहाँ से अगर एक्सपोर्ट और भी ज़्यादा कम होगा तो हमारा जो ट्रेड डिफिसिट है उसके कारण करंट अकाउंट डिफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। करंट अकाउंट डिफिसिट आपका बढ़ने लगेगा, तो ये रुपये आपका गिर रहा है ना और ज़्यादा तेज़ी से गिरने लगेगा, और पूरा कंट्री के स्टेबिलिटी पे उससे प्रॉब्लम आता है। नाउ यूएस और ट्रंप के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग डिटेल्स जान लेते हैं। देखिए ट्रंप का क्या बोलना है कि आई विल मेक अमेरिका या फिर यूएस ग्रेट अगेन। देखिए यहाँ पे इशू ये है कि यूएस ऑलरेडी ग्रेट है, मतलब कई डिकेड से यूएस ग्रेट है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेट बनाने के चक्कर में कहीं वो यूएस में प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दें, ठीक है। कुछ पॉइंटर्स मैं रखता हूँ आपके सामने। तो यूएस तो ऑलरेडी ग्रेट है, क्यों ग्रेट है, ऑलरेडी कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं ना कि भाई जीडीपी ग्रोथ रेट वर्ल्ड का 25% है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक मार्केट का 60% प्लस है, डॉलर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है करेंसी है, इनफैक्ट डॉलर का जो स्ट्रेंथ है उसी के कारण यूएस इकोनॉमी टिका हुआ है, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है वो। इसके अलावा आप जीडीपी ग्रोथ रेट यूएस जैसी बड़ी इकोनॉमी के लिए, डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 3% से थोड़ा ही नीचे आ रहा है ना, जो कि बहुत अच्छा है। हमारा डेवलपिंग इकोनॉमी है ना, तो हमें 7-8% का ग्रोथ चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन डेवलप्ड इकोनॉमी अगर यूएस जैसा डेवलप्ड इकोनॉमी अगर 2.5-3% से भी ग्रो करे, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ बन चुका है ना, डेवलप्ड है, तो बहुत अच्छा माना जाएगा। एम्प्लॉयमेंट वहाँ बहुत अच्छा चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट तो काफ़ी कम है वहाँ। उसके बाद कंपनीज़ का परफॉर्मेंस देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है उनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। पर कैपिटल इनकम उनका अगर आईएमएफ का जो लेटेस्ट फिगर चेक करेंगे ना, 89,000 यूएस डॉलर्स के आसपास है। वर्ल्ड में जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं ना, दूसरी कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़, उनमें से ज़्यादातर का अगर आप कंपेयर करेंगे ना तो यूएस उनसे भी ज़्यादा है पर कैपिटल इनकम वाइज, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, रेट कट साइकिल भी चल रहा है यूएस में। तो देखिए यूएस में जो ट्रंप अभी फ़िलहाल आए हैं, लकली उन्हें एक बहुत अच्छा इकोनॉमी मिला है, ठीक है। पिछले बार भी जब ट्रंप आए थे ना तो रेट कट साइकिल चल रहा था, तो उस समय भी लकी थे वो उस मामले में। और बाइडन के लिए थोड़ा ना अनलकी बोलेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऊपर भी गया काफ़ी पीरियड में और इन्फ्लेशन भी ऊपर गया, जिसका नेगेटिव असर ऑफकोर्स उनके जो इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आया उस पर पड़ा। और यहाँ पे ट्रंप इस मामले में लकी हैं, बहुत अच्छा खासा इकोनॉमी उन्हें मिला है, प्लस रेट कट साइकिल चल रहा है, जिसके कारण और भी अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। तो यहाँ पे ट्रंप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रंप के लिए देखिए, अगर ये जो इकोनॉमी मिला है उनको ना, इसी इकोनॉमी को अगर वो मेंटेन भी कर लें, ठीक है, तो वो बहुत बड़ी बात होगी आने वाले सालों में यूएस के लिए, ठीक है। लेकिन ट्रंप फिलहाल क्या बोल रहे हैं, एक तो बोलेंगे भाई मैं टैक्स कट करूँगा, ठीक है। तो टैक्स कट करेंगे तो उसके कारण गवर्नमेंट का जो इनकम कम होगा थोड़ा, तो इनकम कम होगा तो वो बोल रहे हैं मैं इसको कैसे पूर्ति करूंगा, इनकम जो भी कम हो रहा है। तो बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है काफ़ी जगह पे, उसे मैं कम कर लूँगा, जिससे गवर्नमेंट का खर्च कम हो जाएगा। उसके अलावा टैरिफ लगा दूंगा, उससे भी कुछ पैसा मिलेगा। तो टैक्स कट्स का जो निगेटिव असर है वो नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा वो बोल रहे हैं कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं ना, उसको मैं निकाल दूंगा ज़्यादातर को, ठीक है। तो वहाँ पर जब आप माइग्रेंट वर्कर्स को हटाएंगे तो ऑफ कोर्स आपका सैलरी बढ़ जाएगा ना, क्योंकि जो बाहर के लोग आते हैं वो थोड़े सस्ता में काम कर देते हैं, जो कि लेकिन जो लोकल लोग होंगे उनसे अगर आप वही काम कराओगे तो आपको ज़्यादा सैलरी देना पड़ेगा। तो यहाँ भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। टैरिफ आप जब
ना, टैरिफ बोल रहे हो लगाओगे, उसके कारण भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये सब तो अब इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए वो बोल रहे हैं कि नहीं, मैं ऑयल प्राइसेस बहुत कम कर दूंगा, जिसके कारण एनर्जी प्राइसेस कम हो जाएंगे और इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। तो उनका ये बहुत सारा काउंटर है, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम जो भी आ रहे हैं उसके बारे में वो काउंटर भी दे रहे हैं कि मैं ये सब करके उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दूंगा। और सबसे बड़ा जो यूएस का प्रॉब्लम कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, फिस्कल डिफिसिट चेक करेंगे उनका ना 6% के आसपास है, ठीक है, ह्यूज, मतलब इंडिया का भी उससे बहुत कम है जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है। यूएस का इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा सिर्फ वो मेंटेन कर पा रहे हैं क्योंकि उनका यूएस डॉलर जो है बहुत स्ट्रांग है। मतलब उनका डेट मैंने बताया 36 ट्रिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा है, ठीक है। और जो भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू है 23% या उससे थोड़ा ज़्यादा सिर्फ वो जो डेट है उसके इंटरेस्ट पेमेंट में करते हैं। 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर प्लस का एवरी ईयर। सस्टेनेबल नहीं है, सिर्फ ये सस्टेन इसलिए कर रहा है क्योंकि यूएस का जो ब्रांड है ना बहुत स्ट्रांग है, यूएस डॉलर बहुत स्ट्रांग है, जिसके कारण बाहर का पैसा यूएस में बहुत ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक्स ना वहाँ के गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज़ है उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है। इसके कारण ही यूएस इतना बड़ा डेट लेकर टिका हुआ है। जब भी फ्यूचर में उनका ये जो करेंसी है ना थोड़ा वीक होगा, आप देखिएगा यूएस बुरी तरह से बैठेगा। इसीलिए जब ब्रिक्स का बात चला ना कि ब्रिक्स का खुद का करेंसी हम लाएंगे, तो ट्रंप ने सबसे पहले बोला कि अगर ये सब करोगे तो बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दूंगा सभी पे, ठीक है। क्योंकि डर है यूएस में, ये बहुत बड़ा डर है कि अगर यूएस जो करेंसी है दैट इज़ यूएस डॉलर्स, उसके अगेंस्ट अगर कोई करेंसी आता है और उससे compete करने लगता है तो यूएस में प्रॉब्लम आ जाएगा। इतना बड़ा डेट लेकर आप नहीं टिक पाओगे। फिस्कल ईयर 2024 में उनका जो डिफिसिट है ना वो 1.83 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स था और ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर से अबाउट 8% बढ़ा था। और अगर इस फाइनेंशियल ईयर 24 का देखें गवर्नमेंट स्पेंडिंग ना तो 6.7 ट्रिलियन का गवर्नमेंट स्पेंडिंग है और टोटल रेवेन्यू उनका सिर्फ है 4.92 ट्रिलियन, इसीलिए इतना बड़ा डिफिसिट आ रहा है। तो देखिए यूएस में प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, ठीक है। ये जो करेंसी ही उन्हें बचाया हुआ है, हमेशा मैंने बताया है। तो अगर करेंसी वो मेंटेन कर पाते हैं तो ठीक है, लेकिन करेंसी में अगर प्रॉब्लम हुआ तो पूरा का पूरा यूएस में प्रॉब्लम आएगा। नियर फ्यूचर में तो नहीं लगता होगा, चलता रहेगा, लेकिन आने वाले समय में बिल्कुल प्रॉब्लम आएगा, यूएस में भी प्रॉब्लम आएगा। सो इसीलिए देखते हैं ट्रंप के पॉलिसीज़ क्या होते हैं। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, लेट्स होप कि सही पॉलिसीज़ लाएँ ताकि यूएस के लिए भी अच्छा हो और वर्ल्ड के जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी अच्छा हो। इंडिया का भी एक इम्पॉर्टेंट डेटा आया है, लोन ग्रोथ डेटा ना, क्रेडिट ग्रोथ। तो एज ऑफ 10th Jan 2025 बैंक्स का जो लोन ग्रोथ रहा है वो रहा है 11.5% का, ठीक है। और लास्ट ईयर इसी पीरियड में ये 20% था। तो इसीलिए आप देख रहे हैं ना इंडिया में प्रॉब्लम आ रहा है, इंडियन इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ रहा है। जीडीपी ग्रोथ ये सब कम गया, कंपनीज़ का परफॉर्मेंस कम गया है। बहुत बड़ा रीज़न देखिए बैंक का क्रेडिट ग्रोथ, मैंने आपको हमेशा बताया ना, इस पर भी स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस बहुत हद तक डिपेंड करता है, क्योंकि इकोनॉमी का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। क्योंकि लोन अगर आप ले रहे हो, जैसे ना कंपनीज लोन ले रही हैं तो ऑफकोर्स ग्रोथ में वो कंपनी उससे ग्रो करेगा तो सबके लिए अच्छा है। उसी तरह से इंडिविजुअल लोन लेगा तो कोई ना कोई सामान खरीदेगा, सामान खरीदोगे तो किसी कंपनी का सामान आप खरीदोगे तो उस कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। तो यहाँ पे लोन ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है इंडिया का, 20% से 11.5% आ गया है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उससे बड़ा चैलेंज क्या है कि भाई डिपॉजिट ग्रोथ था ना, जो कि पहले दोनों बराबर आ गया था कुछ समय पहले, वो फिर से घट गया, डिपॉजिट ग्रोथ आ गया 10.8%, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि जब भी ये डिफरेंस आएगा, मतलब डिपॉजिट ग्रोथ ही आपका कम है, बैंक क्या करेगा, डिपॉजिट उठाता है फिर उससे लोन देता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा डिपॉजिट है अच्छा है, उतना ज़्यादा लोन दे पाएगा। लेकिन यहाँ पे तो आपका अगर डिपॉजिट ही कम हो, ग्रोथ कम हो और लोन ग्रोथ ज़्यादा है, तब तो आपको प्रॉब्लम होगा, फिर आपको लोन ग्रोथ कम करना होगा, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं, आप लोन कहाँ से दोगे, जितना पैसा है उतना ही लोन दोगे ना। तो ये प्रॉब्लम चल रहा है और इसीलिए मतलब ये बहुत बड़ा रीज़न है। और प्लस ना उधर क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो हमारा प्रॉब्लम आ गया था, तो उसको भी रिड्यूस करने के लिए बैंक्स ने अपना जो क्रेडिट ग्रोथ है ना उसे कम कर दिया है। उसके बाद अनसिक्योर्ड लेंडिंग ना बहुत चल रहा था उधर, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, तो आरबीआई ने वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस दिखाया, तो उसके कारण उस तरह के लोन्स भी कम हो गए, तो इसीलिए क्रेडिट ग्रोथ कम हो रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर में भी अगर आप देखें, मतलब जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर है, बहुत ज़्यादा लोन ग्रोथ नहीं होगा, क्रेडिट ग्रोथ अबाउट 11% के आसपास होगा, तो लगता है कि उतना ही होगा और ठीक ठाक है। मतलब मैंने पहले ही बताया था ना, क्रेडिट ग्रोथ 11% के आसपास इस तरह के एनवायरनमेंट में बुरा नहीं है, उतना भी अगर मेंटेन कर लें तो ठीक है। लेकिन हाँ, अगर इसे हम बढ़ा पाते हैं,
अगर आरबीआई कुछ ऐसे कदम उठाता है या फिर गवर्नमेंट ऐसा कुछ कदम उठाता है जिससे इसे और बढ़ा पाए तो बहुत अच्छा बात होगा। वो जितना ज़्यादा बढ़ जाए उतना अच्छा है, लेकिन हाँ मतलब जितना ज़्यादा ये नहीं कि 40-50% कर लें, लेकिन हाँ अगर 15-16% के रेंज में अगर हम जाएँ तो उसे बहुत अच्छा माना जाएगा। और डिपॉजिट ग्रोथ ऑफ कोर्स ज़्यादा नहीं हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि आप मान कर चलें कि एफडी रेट्स अभी भी कुछ और समय तक हाई रहेंगे, नियर फ्यूचर में वो नीचे नहीं जाएंगे। तो नाउ इंडियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस नियर फ्यूचर में कैसा रहेगा, तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कुछ और दिनों तक प्रॉब्लम बना रहेगा। ये जो देख रहे हैं ना गिर रहा है ये और कुछ दिनों तक बना रहेगा। देखिए अभी टैरिफ का प्रॉब्लम है, क्लैरिटी नहीं आया है। फरवरी तक आप मान कर चलें, ठीक है, कि और भी यहाँ गिरावट आएगा बुरा नहीं है, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो रहा है ना, थोड़ा और गिर जाए तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा और वापस आएगा, ऐसा नहीं कि वापस नहीं आएगा ना, हमेशा के लिए गिरा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे टैरिफ का प्रॉब्लम चल रहा है, बजट देखिए किस तरह का आता है, वहाँ से कुछ पॉजिटिविटी आ सकता है, आरबीआई का पॉलिसी होने वाला है फरवरी में, इसीलिए मैं हमेशा आपको पता है ना फरवरी तक वेट करें थोड़ा, मार्केट अभी इसी तरह से रहेगा। हाँ अगर बजट पे कुछ पॉजिटिव आता है, आरबीआई पॉलिसी में कुछ पॉजिटिव आता है, वहाँ बिल्कुल फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है। टैरिफ पे क्लैरिटी चाहिए, ट्रंप एक्चुअली करना क्या चाहते हैं, ठीक है, अभी बोल रहे हैं, बोलना और करना दोनों में डिफरेंस होता है ना। उन्होंने तो बोला फर्स्ट डे मैं टैरिफ लगा दूंगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं, बोल रहे हैं 1 फरवरी से टैरिफ लगाऊंगा। सो लेट्स वेट एंड सी, वहाँ से कुछ क्लैरिटी आ जाए तो इसीलिए मार्केट में थोड़ा ना प्रॉब्लम चल रहा है और ये बना रहेगा कुछ नेक्स्ट कुछ दिनों तक, बिल्कुल आप मान कर चलें ये बना रहेगा। और ऑफ कोर्स अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, हमें झेल जाना चाहिए। एफआईआई का जो सेलिंग चल रहा है चलता रहेगा अभी कुछ और दिनों तक, ठीक है। यूएस का बॉन्ड यील्ड बढ़ता जा रहा है, अब फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया है तो वो नेगेटिव है, ठीक है, तो वहाँ पे आप देखेंगे चलेगा। तो ओवरऑल देखिए अब नेगेटिवली इसे नहीं लें, वैल्यूएशंस हमारा ज़्यादा है, लार्ज कैप अट्रैक्टिव है, लेकिन एफआईआईज बेच रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जब तक बेचेंगे लार्ज कैप्स पे भी प्रेशर बना रहेगा, लेकिन हाँ एटलीस्ट वहाँ पे वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो गया है जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है। मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, इसीलिए आप देख रहे हैं ना ज़्यादातर दिनों में आप देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गिर रहा है लार्ज कैप्स के मुकाबले। ये तो काफ़ी समय से हम डिस्कस कर रहे हैं ना, कोई नई बात है नहीं, अगर आप रेगुलरली हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा। तो कुछ और दिनों तक बिल्कुल आप मान कर चलें कि और भी गिरावट आ सकता है, इसीलिए आप पूछते हैं लमसम, मैं बोलता लमसम करने का तो बिल्कुल समय नहीं है ना, मतलब खासकर मिड कैप स्मॉल कैप में तो आप सोच भी नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ से और भी ज़्यादा गिरावट आ सकता है। बट अगेन 5 ईयर्स 10 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स वहाँ पे देखिए ये सब जो भी इश्यूज हम डिस्कस करते हैं ना वो हर एक 2-3-4 महीने में आता है, फिर से कुछ नया इशू आ जाता है, फिर से कुछ नया इशू आ जाता है, उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर नीचे, ये सब चलता रहेगा, ठीक है। एक बार आपको मार्केट का थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा ना 3-4-5 ईयर्स तो आप देखेंगे अरे ये तो डेली का कुछ ना कुछ है, तो आप बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे इन चीज़ों का। ऑफकोर्स जानना चाहिए, जानना इसलिए चाहिए ताकि आपको पता चले चल क्या रहा है, ताकि आप मार्केट से भाग ना जाए। अगर आपको नहीं पता है तो मार्केट थोड़ा भी गिरेगा, मोस्टली डर कर आप भाग जाएंगे। तो ऑफकोर्स हमें जानना चाहिए, लेकिन जानना और उस पर रिएक्ट करना, ठीक है, जाने बिल्कुल सही है, लेकिन उस पर निगेटिवली रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कुछ दिनों का हेडेक है, कुछ महीनों का हेडेक है। उसके बाद आप देखेंगे कि इंडिया में भी चीज़ें क्योंकि इंप्रूव कर रही हैं ना। देखिए इस क्वार्टर का भी अगर आप जो लेटेस्ट आ रहा है रिजल्ट लास्ट क्वार्टर का, ये बिल्कुल सही बात है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है, वो तो पहले से पता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आया, लेकिन हाँ पहले के मुकाबले इम्प्रूव होगा, थोड़ा बिल्कुल इम्प्रूव होगा। कुछ अगर आप कंपनीज़ का जो रिजल्ट आया है, इवन बड़ी बड़ी कंपनीज़ का भी रिजल्ट तो इम्प्रूव हुआ है पहले के मुकाबले, तो बिल्कुल इंप्रूवमेंट आएगा। जीडीपी का नंबर बिल्कुल पहले से इम्प्रूव होगा। उस तरह से देखिए धीरे धीरे इंप्रूव होगा, ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर चला जाएगा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा। और इस साल एनी हाउ स्टॉक मार्केट से तो पहले भी हमने डिस्कस किया है, कोई ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करें नहीं, थोड़ा बहुत रिटर्न एक्सपेक्ट करें। पोर्टफोलियो बनाने का अच्छा समय है ना, पोर्टफोलियो अगर लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं बनाकर बैठे रहें आराम से। करना क्या है ना, 5 ईयर्स 10 ईयर्स 15 ईयर्स या ऑलरेडी पोर्टफोलियो बना हुआ है तो बैठे रहें, अगर नहीं बना हुआ तो बनाने का अच्छा समय है, धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बनाएं, इस तरह से इसको लेकर चलें। सो नाउ सेकेंड पॉइंटर ना, कुछ दिनों पहले मैंने एक डिटेल वीडियो पब्लिश किया था, डर गया सो मर गया, ठीक है, शेयर बाजार में। तो देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि जो डर गया सो मर गया, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन हाँ इसको देखने का तरीका होता है। डर गया तो मर गया उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिसको मार्केट का आइडिया है, जिसने सोच समझकर इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। अब आपने किसी जंक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया, बिल्कुल बेकार फंडामेंटल्स या बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन, वो तो बिल्कुल आपका पैसा डूब जाएगा ना। तो यहाँ पे ये भी सही बात है कि डरना ज़रूरी है। डरना ज़रूरी इसलिए है ताकि आप इन्वेस्टमेंट करते वक्त समझदारी से इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। जो भी म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट करें अच्छे क्वालिटी का हो, डाइवर्सिफाइड हो, उसी तरह से जो स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं वो अच्छे क्वालिटी का हो, फंडामेंटल्स अच्छा हो, वैल्यूएशंस अच्छा हो। किसी दूसरे का सुनकर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना कर दें,
ठीक है। हमेशा ध्यान में रखें, मार्केट का ज़्यादा आइडिया नहीं है, इक्विटी का एक्सपोजर लेना चाहते हैं, सिर्फ डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में जाएं, स्टॉक्स में नहीं जाएं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। देखिए अगेन, अगर आपको नॉलेज है तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन नॉलेज नहीं है तो डायरेक्ट इक्विटी बिल्कुल ना जाए, स्टॉक्स बहुत ज़्यादा रिस्की है। आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाएँ, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। कई बार आप लोगों का क्वेरी आता है कि आप पूरा पैसा डूब जाएगा, तो ये पूरा पैसा बिल्कुल कुछ केसेस में डूब सकता है, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आप जाएंगे ना, डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड, क्योंकि वहाँ पे 40, 50, 60, 70 स्टॉक्स होते हैं, तो यहाँ पे आपका पूरा पैसा नहीं डूबेगा, ठीक है, ये बात मानकर चलें। लेकिन अगर आप स्टॉक्स की बात करें, वहाँ पे अगर आपने किसी घटिया क्वालिटी ना, जिसको हम लोग जंक स्टॉक्स बोलते हैं, जो पेनी स्टॉक्स ना, 1 रुपये 2 रुपये सब में मिलता है, फंडामेंटल कुछ नहीं है, ऑपरेटर्स उसको ऑपरेट कर, वहाँ तो आपका पूरा पैसा डूब सकता है, ये बिल्कुल ध्यान में रखें, ठीक है। तो अगर स्टॉक्स अच्छे क्वालिटी का है, अच्छा वैल्यूएशन पे है, तो वहाँ भी बहुत अच्छे रिटर्न्स आए। उसी तरह से अगर अच्छे क्वालिटी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे लॉन्ग टर्म में, वहाँ भी अच्छे रिटर्न्स आएंगे। तो देखिए ये दोनों चीज़ों आपको समझ में रखना है। तो ये जो डर गया सो मर गया, उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिसको मार्केट का आइडिया है, या फिर अगर आइडिया नहीं है तो एक्सपर्ट के हेल्प से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पर आप ध्यान में रखें कि डरना जरूरी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ हम जान लेते हैं उस स्टॉक के बारे में ना, जिसने लास्ट 1 ईयर में अबाउट 15,000% का रिटर्न दिया है। तो आई होप आप में से कुछ लोगों ने गेस भी कर लिया होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स ना। तो सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पे फंडामेंटल देखिए ना, मार्केट कैप अबाउट 1335 करोड़ का है, और नीचे आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है। इनका ROE कुछ भी नहीं दिखेगा, ROC कुछ भी नहीं दिखेगा, EPS ग्रोथ आपको नेगेटिव दिख रहा है, रिटर्न ऑन एसेट नेगेटिव है, यहाँ कुछ है ही नहीं। और उसके बाद अगर इनका रिटर्न ऑन इक्विटी सब कुछ ज़ीरो है, प्रॉफिट ग्रोथ पहले कुछ नहीं था, रिसेंट टाइम्स में थोड़ा सा दिख रहा है, सेल्स ग्रोथ कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टॉक प्राइस तो पूरा ऊपर है। हाँ, तो ये सब हो क्या रहा है, और उससे भी इंटरेस्टिंग ये सब क्यों हो रहा है, यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे क्लियरली पता चल जाएगा। यहाँ पे प्रोमोटर का होल्डिंग देखिए ना 59% प्लस, और पब्लिक का होल्डिंग है 40% प्लस, और बीच में DIIs या फिर FIIs कहीं कुछ नहीं आपको दिखेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको इस कंपनी का नाम पता है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, ठीक है। तो फंडामेंटल बिल्कुल देखो, यही सब कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल में आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें। मैं आने वाले वीडियोज़ में ट्राई करूँगा उन क्वेरीज़ को आंसर करने का। कल सैटरडे है तो कल शाम में ना 8 PM to 9 PM, रात में 8 से 9 बजे मैं यूट्यूब पर लाइव आऊँगा। अगर आपको मार्केट अपडेट या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई क्वेरी है तो ज़रूर ज्वाइन करें, मैं उस पर आंसर करता हूँ। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।